हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में तुगलक वंश के बारे में देखने वाले हैं कि तुगलक वंश के क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में हम लोग देखे थे कि उसका क्या हो जाता है, 1320 ईस्वी में समाप्त हो जाता है और उसका जो अंतिम शासक था खुसरो खां था। कौन था? खुसरो खां। लेकिन जब वहां खिलजी वंश में अंतिम शासक खुसरो खां था, उसी समय गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है और उस आक्रमण में गयासुद्दीन तुगलक की जीत हो जाती है। और जीत होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, वहां तुगलक वंश का स्थापना किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कहानी है, जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि तुगलक वंश का जो शासन काल था 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। ठीक है फ्रेंड, तो उसी में एक आता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, और भी तुगलक वंश में तुगलक शासन का शासक आए, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो शासक आता है गयासुद्दीन तुगलक, तो इसका जो शासन काल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बेसिक चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो वास्तविक नाम था गाजी मालिक। इसका वास्तविक नाम था गाजी मालिक। ऐसे तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसे आप पहला पॉइंट याद रखिएगा, है ना, कि इसे गाजी मालिक, तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से यह प्रसिद्ध था। इसके बाद अगला जो आता है तुगलक वंश के संस्थापक, स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तुगलक वंश। इसके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, यानी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। और यह जो है ना शपथ 8 सितंबर 1320 ईस्वी को लेता है। कितना? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को यहाँ पे शपथ लेता है, यानी गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसने खुसरो खां को पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना की। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि तुगलक जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां, जिसपे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, उसको हार हो जाती है ना। उसकी हार होने के बाद यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। उसके बाद अगला जो है दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा इसे बोला गया था। अब बता दो फ्रेंड, इसके बारे में क्या कहानी है। जो निजामुद्दीन औलिया था, गयासुद्दीन तुगलक का कट्टर विरोधी था, है ना। तो इसी के द्वारा यह शब्द बोला गया था कि दिल्ली अभी दूर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। और एग्जाम में कई दफा पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की संभावनाएं बनती है। आगे जो है बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर के निकट बनाए गए लकड़ी की महल में इसे दबकर मृत्यु हो जाती है। तो जब यह बंगाल अभियान पे गया था, तो बंगाल को जीतते हुए, बिहार से होते हुए, है ना, दिल्ली आ रहा था। तो उस समय उसी के बीच में एक अफगानपुर जगह का नाम है, जहां पे, है ना, जुन्ना खां, उसी का भाई है, ब्रदर है जुन्ना खां। तो उसके द्वारा यह महल बनाया गया था, लकड़ी का महल बनाया गया था, जिसमें इसका मान सम्मान किया जा रहा था। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ था कि लकड़ी के गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो मृत्यु 1325 ईस्वी को हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका
याद रखिएगा कि इसका मृत्यु 1325 ईस्वी को हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि इसके द्वारा फसलों की, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसके द्वारा फसलों की सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं, है ना, नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और यह ऐसा करने वाला प्रथम शासक था, यानी सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं को निर्माण करने वाला सल्तनत का यह प्रथम शासक था। उसके बाद अगला है, इसने तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया। और तुगलकाबाद जो नगर है तो उसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। और यह जो नगर है दिल्ली के एक निकट में पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी है जिसमें इसका निर्माण करवाया गया था, तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद जो अगला है, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किया, है ना। और इसी के द्वारा क्या किया गया था, 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण किया गया था। अब 56 कोट दुर्ग जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो 56 कोट है इसके बारे में, तो 56 कोट जो दुर्ग है वह कहाँ है, तो तुगलकाबाद नगर में ही स्थित है ना। इसी नगर में 56 कोट दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया था। उसका जो अगला है, इसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था की बनाए रखा था। और जो खिलजी वंश में अलाउद्दीन के द्वारा जो सैन्य व्यवस्था बनाया गया था, जो सबसे बड़ा व्यवस्था माना जाता है और सबसे अस्थाई, ठीक है, सबसे बड़ा सैन्य शक्ति उसी के पास था, तो उसी व्यवस्था को क्या किया था, आगे भी बरकरार रखा और बनाए रखा। अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल के दौरान 29 बार मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। क्या रखा था कि 29 बार मंगोल के द्वारा इसके शासनकाल में आक्रमण किया था और इसके द्वारा उसको डिफेंड किया गया था और अपने दिल्ली यानी सल्तनत को उससे दूर रखा। ठीक है, अगला जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, यह भी तुगलक वंश का ही शासक था, तो जिसका शासनकाल इसकी मृत्यु यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक को राजा यानी शासक बनाया जाता है। तो इसका जो शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। और इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका वास्तविक नाम, है ना, इसका वास्तविक नाम जूना खां था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, यह सल्तनत का बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान एवं मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, बुद्धिमान एवं शासक, मूर्ख। ठीक है, तो इसके बारे में बता दे थोड़ा सा, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो ये अपने शासनकाल के दौरान जितना भी योजना चलाता था वो काफी एडवांस होता था, मतलब अच्छा तो होता था लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते थे और इसी के कारण से क्या होगा कि सब योजना क्या हो जाता था, असफल हो जाता था। ठीक है, इसलिए इसे सल्तनत का सबसे बुद्धिमान और मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है और यह वास्तव में बुद्धिमान था। ठीक है, आगे प्रश्न है, अगला है कि इसके द्वारा चलाया गया कई योजना की असफल होने से इसे अदूरदर्शी शासक कहा जाता है। इसके द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती थी वह क्या होता था, असफल होने के कारण इसे इतिहास में अदूरदर्शी शासक के नाम से प्रचलित था और अदूरदर्शी शासक भी कहा जाता था। आगे जो है कि इसकी सनकी भरी योजना और क्रूर कृत्यों तथा दूसरे के प्रति सुख दुख की उपेक्षा के कारण इसे पागल, है ना, पागल सुल्तान, स्वप्नशील और रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसके एक झलक देखते हैं
कि जो योजना बनाता था वो काफी एडवांस होता था, लोगों को थोड़ा कम समझ में आता था, और यह योजना जो लगाता था काफी यानी क्रूर कृत्यों के कारण, यानी एकदम लगाना है तो लगाना ही है इस तरह से, ठीक है। तो इस कारण इसे क्या, और यह जो था लोगों के प्रति, अपने जनता के प्रति काफी दुख सुख के भावनाओं से भी जुड़ा रहता था। तो इसी के कारण इसे पागल सुल्तान या स्वप्नशील या रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छा से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद होता है कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही और दीवान एक कोही, है ना। अमीर एक कोही और दीवान एक कोही दो समूह बनाया था, ठीक है, दो, ठीक है, समूह बनाया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है मोरक्को की यात्री इब्न बतूता, एक इसी के शासन काल में मोरक्को के यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, वह इसके शासन काल के दौरान दिल्ली आता है, तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ का काजी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या नियुक्त किया जाता है? काजी नियुक्त किया जाता है ना, इसे काजी नियुक्त किया जाता है, और यह 8 वर्षों तक यहाँ क्या करता है कि शासन यह अपना देता है, अपना, ठीक है, योगदान देता है। और इसे याद रखिएगा कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है कहीं कहीं पे कि कहाँ का यात्री था ये इब्न बतूता, तो ये मोरक्को का यात्री था, और यह 1333 ईस्वी में भारत आता है, और इसे यहाँ का सुल्तान के द्वारा क्या काजी नियुक्त किया जाता है, और यह 8 वर्षों तक अपना सेवा यहाँ देता है। उसके बाद चीन की यात्रा वृत्तांत में इसे 1342 ईस्वी में भेज देता है, सुल्तान के द्वारा इसे भेज दिया जाता है। उसके बाद इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था सफरनामा, जिसको रेहला भी बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट्स तैयार करते चलिएगा। तो इसका जो अगला पॉइंट है जैसे पुस्तक, ठीक है, पुस्तक रेहला में व्यापारियों के आवागमन और डाक चौकियों की स्थापना, है ना, व्यापारियों के आवागमन और डाक चौकियों की स्थापना का विवरण मिलता है ना। इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया था, एक सफरनामा पुस्तक, उसमें ये सारे डिटेल्स मिलता है, और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलता है उससे। अगला जो है कि एडवर्ड थॉमस, ठीक है, एडवर्ड थॉमस के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, क्या मीन्स प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई थी। अब इसे भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स का उपाधि किसको दिया गया था, है ना, संज्ञा दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद अगला जो है कि इसके अंतिम शासन काल में अलाउद्दीन बहमद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन बहमद शाह के द्वारा बहमन राज का उदय हो जाता है, यानी इसके अंतिम शासनकाल में। और यह जो राज था बहमन राज, यह महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया जाता है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, और यह जो था 1347 ईस्वी के, है ना, समय इसका स्थापना किया जाता है। उसके बाद जो अगला होता है बदायूनी के द्वारा मृत्यु पर, ठीक है, वहां पे एक इतिहासकार था बदायूनी के द्वारा जब इसका मृत्यु हो जाता है तो वह एक शब्द बोलता है। क्या बोलता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा कि अंततः लोगों को उससे और उसको लोगों से, ठीक है, मुक्ति मिल ही गई। यह किसके द्वारा बोला जाता है, ठीक है, तो बदायूनी के द्वारा यह शब्द बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि उस समय जब ये अपना शासन करता था, यहाँ के जनता जो लोग रहता था इससे काफी परेशान रहता था, और जनता से ये शासक क्या था, काफी परेशान रहता था, इसलिए ऐसा बोला गया था। उसके बाद यह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसलिए यह बराबर हमेशा समय समय पे दरगाहों पर
जाया करता था, अपने गुरु के दरगाह पे क्या करता था, जाया करता था। और यह ऐसा करने वाला यह प्रथम सुल्तान भी था। ठीक है, उसके बाद इसके द्वारा कुछ सूफी संत थे, इसके जो गुरु थे उसके दरगाहों पर, ठीक है, मकबरे का निर्माण करवाया गया था। जो इम्पोर्टेंट है देखिएगा, एक बदायूं है ना, बदायूं जगह है, बदायूं में किसका, मीरन मुल्हिम का मकबरा बनाया गया था। अगला जो है दिल्ली, तो दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह बनाया गया है, मकबरा बनाया गया है। उसके बाद मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनवाया गया था। इसी के द्वारा ये सारे मकबरा बनवाए गए थे। एक और है अंतिम, अजूदन में शेख मुल्तान का मकबरा का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा ये सभी मकबरे का निर्माण करवाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये सारे काम करवाए गए थे। और इसी में शेख निजामुद्दीन ने ही, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को क्या बोला था, दिल्ली अभी दूर है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला है, तो इसका प्रथम योजना था राजधानी का स्थानांतरण करना। ठीक है, और यह जो योजना था 1327 ईस्वी में बनाया था। कब, 1327 ईस्वी में राजधानी योजना बनाया था। और इसमें क्या किया था कि जो राजधानी था दिल्ली से देवगिरी बदला था। इसके करने का एक ही उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि यह दक्षिण भारत और, ठीक है, उत्तर भारत पे क्या करे, ठीक है, कंट्रोल कर सके अपना, ठीक है, नियंत्रण कर सके। लेकिन यह भी योजना क्या हुआ, असफल हो गया। तो अगला देखते हैं कि इसका कौन सा योजना था। तो अगला जो था संकेतिक मुद्रा। अब ये क्या है संकेतिक मुद्रा, संकेतिक मुद्रा में क्या था ना कि जैसे संकेतिक मुद्रा कहते किसे हैं, तो वैसा मुद्रा है जिसका मूल्य वास्तविक मूल्य से क्या हो, अधिक हो। यानी कहने का मतलब कि हम लोग 2000 का नोट लेते हैं तो उसका जो वास्तविक मूल्य होता है 2 से 3 रुपया होता है, लेकिन उसका जो मूल्य है हमारा 2000 रुपए के बराबर है। ये हमारा क्या हुआ, संकेतिक मुद्रा। तो इसी तरह से वह क्या करता था कि उस समय अपने, ठीक है, शासन काल के दौरान योजना, यानी यह योजना चलाया था और इसको अपने सुधार के लिए करना चाहता था। इसका एक ही उद्देश्य था कि जो बहुमूल्य धातुएं था जैसे सोना चांदी, ये सब को क्या करना, संरक्षण करना, बर्बाद होने से बचाना। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि जितना संख्या में इसने सांकेतिक मुद्रा का निर्माण किया, चलन किया, उससे अधिक मात्रा में क्या हुआ कि वहां पे, है ना, फर्जी नकली मुद्राएं क्या हुआ, बना दिया गया, जिसके कारण इसको लास्ट में वापस लेना पड़ा। और जब इसने वापस लेने की मांग की तो इसने जितना मुद्रा बनाया था उससे कई गुना अधिक, ठीक है, वापस इसके पास आया था। ठीक है फ्रेंड, तो इस वजह से भी इसका क्या हुआ, यह योजना असफल रहा। और यह जो योजना था कि, है ना, यह जो योजना था 1329 से 1330 ईस्वी में, है ना, 1329 से 1330 ईस्वी में चलाया गया था। 1329 से 1330 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें 2 इतिहासकार का राय दिया गया है। पहला था कि फरिश्ता, एक इतिहासकार था फरिश्ता। तो फरिश्ता के द्वारा क्या बताया गया था कि यह जो सांकेतिक मुद्रा था कांसा का था, और उसी समय एक बर्नी का इतिहासकार था, तो बर्नी के द्वारा बताया कि यह सांकेतिक मुद्रा तांबा का था। ठीक है, और ये दोनों का जो मूल्य था किसके बराबर, तो चांदी के टका के मूल्य के बराबर था। चलिए अगला योजना देखते हैं इसका, खुरासन अभियान। अब ये खुरासन अभियान क्या था, तो इसका सीधा उद्देश्य यही था कि, ठीक है, मध्य एशिया का एक राज्य था जिसका नाम था खुरासन। तो वहां का जो व्यवस्था था बहुत ही गड़बड़ हो गया था, है ना, यानी वहां का जो शासन आपस में ही मतलब बिखर गए थे, और बिखरने के कारण इसका, है ना, उसका फायदा यह क्या करना चाहता था, उठाना चाहता था। वहां जा करके वहां पे उसको क्या करता, अपने कब्जा में लेता, और वहां पे सारा धन संपत्ति को लूट कर अपने, ठीक है, कब्जे में कर लेता। तो इसका ये उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या, और इसी में क्या किया गया था कि इसके द्वारा
अपने जितना भी सैनिक था उसको 1 साल का पेशगी दे दिया गया था। कितने? 1 वर्ष का पेशगी दे दिया। पेशगी का मतलब ये कि उसने साल भर का वेतन 1 साल पहले ही दे दिया, है ना, कि ये डेट को इतना, है ना, ये समय में वहां क्या करना है, अटैक करना है, आप लोग तैयार होकर के रहना, है ना। तो इस तरह से क्या किया, पेशगी दे दिया गया था। लेकिन हुआ यह कि वहां का व्यवस्था ठीक हो गया। ठीक होने के कारण इसको काफी नुकसान हुआ और इस प्रकार यह भी योजना क्या हुआ, असफल रहा। और यह जो योजना था, ठीक है, यह भी योजना क्या हुआ, असफल रहा। अब चलिए देखते हैं अगला है हमारा कराचिल अभियान। अब कराचिल अभियान, है ना, तो इसका भी उद्देश्य यही था कि कराचिल यानी कुमाऊं के पहाड़ी, और कुमाऊं के पहाड़ी कहाँ पड़ता है, कराचिल उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड उत्तरांचल में यह पड़ता है। तो इसमें सैनिकों के द्वारा अपना क्या किया था, आक्रमण किया था। इसमें पहला राउंड में इसका क्या हुआ था, जीत भी हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार में यहाँ यानी जो पहाड़ी इलाके से, है ना, यहाँ इसके सैनिक बच नहीं पाए, यानी उसमें जो विरोधी के सैनिक लोग थे पहाड़ियों में छिप कर इस मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों को क्या कर दिया, मार दिया। इस कारण यहाँ यह भी योजना क्या हुआ, असफल रहा। उसके बाद जो होता है अगला जो योजना था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र क्या होता है, तो जो नदियों के बीच जो जमीन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र। 2 नदियों के बीच जो जमीन होता है इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, यानी बढ़ा दिया था कि वहां पे खेती अधिक होगा, फसल अधिक होगा, इसलिए कर वृद्धि बढ़ा दिया। लेकिन हुआ यूं कि वहां पे भी अकाल पड़ गया। उसी समय क्या हुआ, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के साथ साथ वहां पे प्लेग एक बीमारी है जो महामारी के रूप में फैल गया, जिसके कारण यहाँ का जनता उसको कर देने में क्या हुआ, असक्षम हो गए। तो इस प्रकार यह भी योजना क्या हो जाता है, असफल हो जाता है उसका। और यह जो योजना था 1326 से 27 के बीच चला था। 1326 से 1327 ईस्वी के बीच यह योजना चलाया गया था, लेकिन यह योजना क्या हुआ, असफल रहा। अब चलिए इसका अंतिम पड़ाव में आ जाते हैं, अंतिम पॉइंट उसका 23 मार्च यानी मोहम्मद बिन तुगलक का 23 मार्च 1351 में इसमें इसको क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा कहानी क्या है, जब ये सिंध जा रहा था तो सिंध जाते समय थाट्टा के निकट एक जगह का नाम है गोडाल, ठीक है, तो उस जगह का नाम है गोडाल। तो गोडाल में ही इसका मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को हो जाता है। और इसके बाद इसी का भाई एक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद यह यहाँ क्या करता है, अपना शासन संभालता है, या फिरोज शाह तुगलक इसके बाद इसके गद्दी पे बैठता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, और वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।